नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज से अपनी एक और वीडियो है यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाएगी और इसकी शुरुआत अपन नहीं कर रहे हैं, यानी एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। कि फिटर ट्रेड थ्योरी तो आपका हो रहा है पर उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आवश्यकता है, तो वो अपन करेंगे। ठीक है, और वो कौन से करेंगे? वो अपन करेंगे पीछे के जो पेपर जितने भी हुए वो सोल्व करेंगे। ठीक है, मानता हूं कि अपनी एक क्लास में एक पेपर है पूरा सोल्व नहीं होगा, अपन 2 क्लास में कर लेंगे, 3 क्लास में कर लेंगे, पर क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। क्योंकि अपने पास है वो बोर्ड है, वो डिजिटल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, अपनी पीडीएफ बन नहीं सकती और ऐसे ऐसे करने से कोई पीडीएफ आगे आ नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा और लिखवाना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है और अपनी वीडियो वो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि एक क्लास में 10 या 15 क्वेश्चन है वो एडजस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे देख लेंगे। ठीक है, तो आज से अपन ये वीडियो है शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में सबसे पहले अपन है वो किसका पेपर सोल्व करेंगे? एएलपी। किसका? एएलपी का पेपर है वो सोल्व करेंगे। एएलपी यानी लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, चलो अब ये पेपर है वो कब हुआ था बताऊं या कोई बताएगा? कि जो आपका ये एएलपी का पेपर है ये कब हुआ था? ये 2 जनवरी, क्या 2 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 2 जनवरी नहीं, 2 जनवरी नहीं, हाँ 21 जनवरी और 2019 में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था? 21 जनवरी 2019 में। कब हुआ? 21 जनवरी 2019 में। और इसकी शिफ्ट थी भैया जी एक। शिफ्ट क्या थी इसकी? एक, यानी पहली शिफ्ट में हुआ था और ये एएलपी का पेपर होगा 21 जनवरी को 2019 में हुआ था और शिफ्ट 1। ठीक है, तो इसका आज अपन क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखो मैं फोन में मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, पर देखो जो पीडीएफ ऑफिशियली डाउनलोड करते हैं तो आंसर की अलग आती है और आपका जो क्वेश्चन है वो अलग आता है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन निकाल रखे हैं। ठीक है, चलो तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन डालते हैं कि नरम सोल्डर में टिन प्रतिशत कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, नरम सोल्डर में टिन का, क्या नरम सोल्डर में टिन का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, क्या नरम सोल्डर में टिन का कितना प्रतिशत होता है? तो ए ऑप्शन है आपका 30%, बी ऑप्शन है आपका 63%, सी ऑप्शन है आपका 42% और डी ऑप्शन है आपका 50%। तो बताओ आपका जो टिन होता है, जो अपन नरम सोल्डर में जो टिन का उपयोग करते हैं, जो टिन बनती है, टिन का उपयोग करते हैं, उसका जो प्रतिशत है वो कितना होता है? किसमें? नरम सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है? बताओ कितना होता है टिन का प्रतिशत? नंबर बी, कितना? 63%। ये एएलपी का 21 जनवरी 2019 को हुआ था ये पेपर और इसकी शिफ्ट थी 1, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या नरम सोल्डर में टिन का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो आपको समझ में आया कितना प्रतिशत होता है? 63% होता है। ठीक है, किसमें होता है? नरम सोल्डर में टिन का। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसे ही अपन है वो बाकी क्वेश्चन है वो करते रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाँ, गो और नो गो। क्या गो और नो गो? गो गेज और नो गो गेज आपने देखा कभी? नो गो गेज, क्या गो और नो गो गेज कभी देखा है क्या किसी ने? गेज उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इसका प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है या करना है। ठीक है, इसमें मैंने यहां किया कर दिया पर उसमें लिखा है करना है। क्या गो और नो गो, क्या गो और नो गो गेज उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इसका प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो बताओ भाई, ए ऑप्शन है इसका सीमा गेज के रूप में किया जाता है।
किसमें? सीमा गेज में किया जाता है। बी ऑप्शन है इसका त्रिज्या गेज में किया जाता है। किसमें? त्रिज्या गेज में किया जाता है। और सी ऑप्शन है इसका पिच गेज में किया जाता है। किसमें? पिच गेज में किया जाता है। और 4 नंबर है इसका फिसलन में किया जाता है। फिसलन गेज में किया जाता है। बताओ बताओ क्या गो गेज और नो गो गेज आपने कभी देखा है? देखो एक क्या होती है, एक रोड होती है छोटी, उसके 2 बार बने होते हैं, 2 एडिड बने होते हैं। जो 2 एडिड है वो कैसे बने होते हैं? देखो एक बार, ठीक है, कुछ इसी प्रकार के एडिड है वो बने होते हैं। चलो ये देखो, ये तो हो गया गो गेज और ये हो गया नो गो साइड। ठीक है, ये क्या काम करता है कि एक होल है, जैसे आपका किसी आपने ड्रिल किया है, उस ड्रिल में आपको देखना है कि ये ड्रिल पूरा 10 mm का है कि नहीं है। तो ये होता है आपका 10 mm का साइज, जो क्या करता है गो गेज होता है और जो ड्रिल के होल में फिट हो जाता है। और ये होता है नो गो गेज। क्या? नो गो। ठीक है, नो गो यानी ये ड्रिल के जो आपने 10 mm का ड्रिल किया उसके अंदर नहीं फंसता है। ठीक है, तो बताओ गो और नो गो गेज उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य, इसका प्रयोग के खालिस्तान के रूप में किया जाता है सीमा गेज में, त्रिज्या गेज में, पिच गेज में या फिसलन गेज में। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दी है भाई। बताओ कैसे? कि त्रिज्या, अपन किसी की त्रिज्या तो नहीं माप रहे, ये देखो कि ये एक क्या है? होल है। इसका होल का अपन क्या करना है? पूरा का पूरा व्यास मापना है। ठीक है, क्या करना है? पूरा का पूरा व्यास मापना है। ठीक है, त्रिज्या नहीं माप रहे। ठीक है, फिर बात आती है पिच। पिच क्या होती है? एक चूड़ी के सेंटर से, क्या? एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी। जैसे कि आपकी ये 2 चूड़ियां हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो इनका तो किसके द्वारा मापते हैं? मापते हैं अपन पिच गेज के द्वारा मापते हैं। और चौथा फिसलन गेज। बताओ इसमें से कौन सा होगा आपका? ए नंबर होगा सीमा गेज। सीमा गेज कैसे होगा कि अपन एक होल की क्या माप रहे हैं? सीमा माप रहे हैं। अगर यहाँ पे सीमा ना होता, अगर व्यास होता, त्रिज्या गेज का व्यास होता, तो आपका व्यास भी सही होता और यहाँ पे सीमा गेज भी सही है। क्योंकि अपन एक होल का क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा व्यास माप रहे हैं, एक सीमा माप रहे हैं कि उसकी सीमा पूरी है कि नहीं है। ठीक है, चलो तो अपना 2 क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा सामान्य चूड़ीकृत, क्या? चूड़ीकृत बंधक का एक प्रकार नहीं है। बताओ क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सामान्य चूड़ीकृत बंधक का प्रकार नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन है बोल्ट, 2 ऑप्शन है नट, 3 ऑप्शन है नोक और 4 नंबर ऑप्शन है आपका पेच। बताओ क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा बंधक है जो चूड़ीकृत का प्रकार नहीं है? मतलब कि आपका बोल्ट है, बोल्ट के पूरे की पूरी के ऊपर चूड़ी होती है, बोल्ट के ऊपर चूड़ी होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, नट है, नट के अंदर की साइड चूड़ी होती है कि नहीं होती है? होती है। जो आपकी नोक है, क्या? एक पेच मान लो कि पेच की जो ऊपर वाली नोक है उसके ऊपर है भैया जी चूड़ियां नहीं होती। तो ये क्या हुआ आपका? सी 2-3 नंबर का नोक ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और पेज के ऊपर भी क्या होती है? पूरी की पूरी चूड़ियां होती है। तो किसके ऊपर चूड़ियां नहीं होती? नोक के ऊपर है वो चूड़ियां नहीं होती। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 3। इसे लिखना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टेप वॉशर। क्या कह रहा है? टेप वॉशर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या कह रहा है? टेप वॉशर का उपयोग है वो क्यों किया जाता है? तो थोड़ा इसका ऑप्शन है वो बड़ा है, मैं बोल के बता देता हूं। 1 नंबर ऑप्शन है इसका छिद्र व्यास को बनाए रखने के लिए। क्या? छिद्र व्यास को बनाए रखने के लिए। किसको? छिद्र व्यास को बनाए रखने।
ठीक है। और 2 नंबर ऑप्शन है इसका आयामी सटीकता के लिए, क्या आयामी सटीकता के लिए, किसके लिए, आयामी सटीकता के लिए। और 4 नंबर है, सॉरी 3 नंबर है इसका संरचनात्मक संयोजना के लिए, किसके लिए, संरचनात्मक संयोजना, ठीक है। और आपका 3 नंबर है इसमें नट को बंद करने के लिए, किसको, नट को बंद करने के लिए। बताओ क्या कह रहा है, देखो राइटिंग थोड़ी साफ नहीं हो रही है, ठीक है। टेप वाशर का उपयोग, टेप वाशर यानी जो अपन क्या करते हैं कि जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट किसी मतलब ऐसा मान लो कि जो टैंक होता है, क्या ये पानी का क्या है, टैंक है, ठीक है, ये क्या है, पानी का टैंक है। इसके अपन यहां से एक नल लगाते हैं, ठीक है, नल लगा दिया तो अपन एक अंदर और एक बाहर क्या लगाते हैं, वाशर लगाते हैं ना। तो ये मान लो नट है और एक इसको क्या है, एक अंदर लगाते हैं एक बाहर लगाते हैं, तो क्या हो गया, ये जल का रिसाव है बाहर की तरफ क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि नट का रिसाव है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में ये क्या दे रखा ऑप्शन नंबर 1 में, छिद्र व्यास को बनाए के लिए, छिद्र व्यास यानी जो अपना छिद्र होल करते हैं उसको बनाए रखने के लिए करता है, या आयामी सटीकता के लिए मतलब जो आने वाली जो सटीकता है उसके लिए करता है, या संरचनात्मक योजना के लिए जो आपने संरचना बनाई है, जो एक छिद्र की संरचना बनाई है उसके लिए करता है, या नट को बंद करने के लिए वह करता है। बताओ किसके लिए करता है, यह एक आपकी नट को बंद करने के लिए करता है, ठीक है। टेप वाशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नट को बंद करने के लिए टेप वाशर का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलो यहां पे नट की जगह अगर नल भी होता या पानी का रिसाव भी होता तब भी आपका क्या था, बिल्कुल राइट में था। चलो तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, क्या निम्न में से कौन सा उपकरण, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग, कौन से कर लीजिए यहां पे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है एक मात्रा और एक शब्द की वजह से। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग कोणों को, क्या कोणों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा औजार है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, पर कोणों को मापने के लिए करते हैं। नंबर 1 है प्रणता मापी, ठीक है। और नंबर 2 है आपका बेवल प्रोटेक्टर, इसका बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। और नंबर 4 है आपका प्रोटेक्टर सीरस, सॉरी नंबर 3 है आपका प्रोटेक्टर सीरस। और नंबर 4 है आपका, सॉरी यहां पे क्या है, निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग कोणों को मापने के लिए नहीं किया जाता, क्या कोणों को मापने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। और नंबर 4 है आपका ऑप्टिकल शीर्ष, क्या ऑप्टिकल फ्लैट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका, निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग कोणों को मापने के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि आपका ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है, इनको मापने के लिए नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता, प्रणता मापी का नहीं किया जाता, बेवल प्रोटेक्टर का नहीं किया जाता, प्रोटेक्टर शीर्ष का नहीं किया जाता है, ऑप्टिकल फ्लैट का नहीं किया जाता। प्रोटेक्टर शीर्ष का किया जाता है कोणों को मापने के लिए, ठीक है, चांदा शीर्ष का। बेवल प्रोटेक्टर का भी कोणों को मापने के लिए किया जाता है, और प्रणतापी का भी, क्या प्रणता मापी का भी क्या कोणों को मापने के लिए किया जाता है। पर आपका 4 नंबर ऑप्टिकल फ्लैट के लिए, किसके लिए, ऑप्टिकल फ्लैट के लिए क्या है, ये रोंग है, क्या इससे है आपकी ऑप्टिकल फ्लैट है वो नहीं मापी जाती, कोण है वो नहीं मापा जाता, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या आपका, देखते हैं आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जस्ता लेपित हो लोहे, क्या जस्ता लेपित, क्या कह रहा है, जस्ता लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है, क्या कह रहा है, जो आपका जस्ता लेपित
जस्ता लेपित यानी जिसके ऊपर जस्ते की क्या कर रखी है, कोटिंग कर रखी है। क्या कर रखी है, जिसके ऊपर जस्ते की कोटिंग कर रखी है, उसको अपन कैसे किस रूप से मानते हैं बताओ। ए ऑप्शन आपका काला लोहा, बी ऑप्शन आपका कच्चा लोहा, और सी ऑप्शन है आपका जंगरोधी, जंगरोधी इस्पात, और आपका लास्ट एंड फाइनल 4 नंबर ऑप्शन है आपका जस्तेदार लोहा। देखो क्या कह रहा है कि एक क्या है, लोहे की प्लेट है, उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, जस्ते की कोटिंग कर दी गई है। तो अपन उसको किसके रूप में जानते हैं, काले लोहे के रूप में जानते हैं, कच्चा लोहा के रूप में जानते हैं, या जंगरोधी इस्पात के रूप में जानते हैं। देखो अगर किसी के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है तो वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, जंगरोधी हो जाता है। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि जंगरोधी हो जाता है, परंतु उसके नाम से नहीं जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, आपको जस्तेदार लोहे की कोटिंग के नाम से जाना जाता है। या अगर यहां पे होता कि तांबे की लेपित तो कैसे मानते, तांबेदार। अगर यहां पे होता पित्तल की लेपित तो कैसे मानते हो, पित्तलदार। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निष्क्रिय केंद्र। निष्क्रिय केंद्र क्या कह रहा है, निष्क्रिय केंद्र के लिए, निष्क्रिय केंद्र के लिए समाविष्ट, समाविष्ट कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसमें आपका 90 डिग्री, बी ऑप्शन है इसमें आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका इसमें 45 डिग्री, और 4 नंबर डी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। तो बताओ भैया जी कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन है वो सही होगा। क्या कह रहा है, निष्क्रिय केंद्र। क्या निष्क्रिय केंद्र मतलब ऐसा केंद्र जो क्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, जो समाविष्टि कोण है वो ज्ञात करो। कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, नहीं होगा, 45 डिग्री होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपके ये क्या आ जाते हैं, निष्क्रिय केंद्र के अंदर नहीं आते। आपका कौन सा आता है निष्क्रिय केंद्र के अंदर, आपका 60 डिग्री का कोण है वो निष्क्रिय केंद्र के आता है, और समाविष्टि कोण है वो कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एएलपी के अंदर भाई आए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेथ में या खराद में, खराद मशीन, खराद मशीन अभी तो पढ़ रहे हैं ना, खराद मशीन में ड्रिल व रिमर, क्या कह रहा है, खराद मशीन में ड्रिल व रिमर जैसे कर्तन औजार, क्या कर्तन उपकरण या उपकरणों, क्या कर्तन उपकरण या उपकरणों को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ये तो क्वेश्चन मेरे को पता है, सबको आता है, वैसे बता दो। शीर्ष स्टोक एक ऑप्शन है, शीर्ष स्टोक, शीर्ष स्टोक यानी आपका हेड स्टोक, हेड शीर्ष को, ये प्योर हिंदी आ गई, यहां पे क्या प्योर हिंदी आ गई, शीर्ष, सिर और हेड, क्या हेड स्टोक। ठीक है, ये आ गया आपका पार स्लाइड, क्या आ गया आपका पार स्लाइड 2 नंबर, और आपका 3 नंबर आ गया उपकरण, उपकरण स्थिति, क्या आ गई आपकी उपकरण स्थिति, और 4 नंबर आपका बेहद क्वेश्चन टेल स्टोक। देखो, खराद मशीन में ड्रिल व रिमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, आपके हेड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, पार स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, उपकरण की स्थिति देखी जाती है, या टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को पता सबको आता है, किसका किया जाता है, टेल स्टॉक का किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चले, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, वेल्डिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वेल्डिंग से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा है कि निम्न में से कौन सी वेल्डिंग या वेल्ड, निम्न में से, निम्न में से कौन सी वेल्ड, ठीक है, क्या निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया, प्रक्रिया कार्बन ऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है आपकी GTAW, नंबर 2 है आपकी SMAW और आपकी नंबर 3 है GMAW और आपकी 4 नंबर है SAW। इसमें W का तो अर्थ हो गया क्या, वेल्डिंग, ठीक है। और इसमें बताओ क्या ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करती है। तो एक है आपकी GTAW, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसका क्या होगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और इसका SMAW का क्या होगा, परिचित धातु आर्क वेल्डिंग, क्या परिचित धातु आर्क वेल्डिंग, मेटल, इसमें एम का क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। फिर आ गया GMAW का क्या होगा, गैस धातु आर्क वेल्डिंग, गैस धातु आर्क वेल्डिंग। और आपका 4 नंबर आ गया जलमर्ग आर्क वेल्डिंग। तो इसमें बताओ कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका आएगा गैस धातु आर्क वेल्डिंग यानी GMAW। इसमें लिखो पूरा, गैस धातु आर्क वेल्डिंग, ठीक है। चलो, इसका प्रयोग है, इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और बाकियों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको सोच के हैरानी होगी कि इतने सरल इतने इजी क्वेश्चन है वो आपके ALP के पेपर में आ रहे हैं 2019 के पेपर में। क्या है, साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है। जैसे पिच क्या कहलाती है, एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। वैसे ही आपकी कैलिपर के बीच की दूरी कौन सी होती है, एक टांग के सेंटर से लेकर दूसरे टांग के सेंटर के बीच में क्या कहलाती है, कैलिपर की दूरी कहलाती है। उसी प्रकार साइन बार की दूरी कौन सी कहलाती है आपकी, बताओ। इसमें ऑप्शन है वो बड़े हैं, तो मैं आपको बोल के बता देता हूं। रोलर के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी, जो रोलर होते हैं, देखो ये क्या है आपका, मान लो साइन बार है, ठीक है। ये हो गया आपका रोलर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये साइन बार हो गया, ये आपका रोलर हो गया। क्या हो गया, रोलर। अब क्या कह रहा है कि रोलर के केंद्र के बीच की दूरी, मतलब केंद्र, ये क्या है, रोलर का केंद्र है, ये एक रोलर का केंद्र है, इनके बीच की दूरी एक ऑप्शन, या रोलर के बीच बाहर की दूरी, क्या, रोलर के बीच बाहर की दूरी, जो ये रोलर की बाहर की दूरी है, ये हो गया। या 3 नंबर है साइन बार की विकर्ण लंबाई, साइन बार की विकर्ण लंबाई, या आपका साइन बार के दूसरे छोर से लेकर दूसरे छोर तक। देखो पहला दोबारा समझो, क्या कह रहा है, रोलर के एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, साइन बार के बीच की दूरी कहलाती है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, रोलर केंद्र, क्या रोलर के बाहर की दूरी और दूसरे रोलर की बाहर की दूरी के बीच की दूरी नहीं कहलाती। और तीसरा दे रखा है कि साइन बार के विकर्ण की दूरी, क्या साइन बार के विकर्ण की दूरी, या साइन बार के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, यहां से यहां तक। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर आएगा आपका रोलर के बीच, क्या, रोलर के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी, ठीक है। तो इसमें लिखो रोलर के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी। आई बात समझे। चलो तो आज अपनी 10 क्वेश्चन की क्लास ही करते हैं। अगर आपको ये मेथड, ये बताने का मेथड अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी क्लासों में तो आप कमेंट करते नहीं हो, अगर करते हो तो बढ़िया, नहीं करते हो तो किया करो, ठीक है। और आप मेरे को इस क्लास में बता दियो कि हाँ सर ये ठीक है, ये सोल्यूशन हमको बढ़िया लगा। अगर आपको नहीं लगा तो मैं और कुछ देखता हूँ, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।